Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd January 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Parakaram Divas, which is birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. This topic is important from our syllabus GS पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले देखते हैं करंट न्यूज़ क्या है. देखिए, साल 2021 में मतलब 2 साल पहले भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस डिक्लेयर कर दिया. इसके लिए गजट भी पब्लिश किया गया था. ये देखिए, भारत का राजपत्र गजट ऑफ इंडिया, जिसके माध्यम से नेताजी के बर्थडे को फिर पराक्रम दिवस डिक्लेयर कर दिया गया. पर्पस था टू रिमेंबर नेताजी इंडोमिटेबल स्पिरिट एंड सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन एंड टू इंस्पायर पीपल ऑफ द कंट्री, स्पेशली द यूथ. सरल भाषा में कहें तो सुभाष चंद्र बोस जी की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं देश के लिए, वो हमेशा आने वाली जनरेशन से याद रखें और उससे इंस्पायर होते रहें. इसके लिए ये दिन हमने पराक्रम दिवस की तरह सेलिब्रेट करना शुरू किया. कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से. तो ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट बॉर्न ऑन 23rd January 1897 इन कटक, उड़ीसा. 1920 में ही पास्ड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बट रिजाइंड इन 1921 टू ज्वाइन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो 1 साल बाद ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और इंडिया के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने ज्वाइन कर लिया. उनका अगर पॉलिटिकल स्टाइल देखिए आप तो थोड़ा सा अग्रेसिव था. इसको मिलिटेंट अप्रोच कहा जा सकता है और सोशलिस्ट पॉलिसीज़ को वो फेवर करते थे. तो इनफैक्ट नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही सोशलिस्ट पॉलिसीज़ के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे. यहाँ पे जाकर के दोनों की पॉलिसीज़ या आइडियाज़ काफ़ी मिलते थे. बट और स्टार्टिंग में यंग जब नेहरू थे तो उनका भी अप्रोच थोड़ा अग्रेसिव था, सुभाष चंद्र बोस की तरह ही मिलिटेंट अप्रोच. Subhash Chandra Bose ji, he was President of Indian National Congress in 1938 Haripura session as well as 1939 Tripuri session. He formed a national planning committee which formulated a broad policy for industrialization. लेकिन he resigned from Indian National Congress. किन कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने रिज़ाइन किया वो भी हम देखेंगे. और उसके बाद अलग अलग देशों में गए, जर्मनी गए और बाकी सब जगह गए. अल्टीमेटली ही वेंट टू साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर, म्यांमार, एंड देयर ही टुक पार्टिसिपेशन इन इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. इंडियन नेशनल आर्मी को उन्होंने लीड किया फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस. वो बात अलग है कि ये जो कैंपेन है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया जैसा नेताजी चाहते थे. और बाद के आखिरी के दिनों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एनोनिमस लाइफ बिताई. और फिर क्या हुआ, एंड ऑफ हिज और या लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं है. एक बात ध्यान में रखनी है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है या आज़ाद हिंद फौज है, जिसको लीड करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ईस्टर्न फ्रंटियर से ब्रिटिशर्स के खिलाफ अटैक करके इंडिया को इंडिपेंडेंट कराना चाहते थे, उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्रिएट नहीं किया था. उसको क्रिएट करने वाले इंसान का नाम है मोहन सिंह. एन इंडियन रेवोल्यूशनरी फॉर्म्ड दिस इंडियन नेशनल आर्मी फ्रॉम अमंग्स द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर विद द एम ऑफ लिबरेटिंग इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल. तो देखिए, जैसे जैसे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो अब देखिए फ्रेंच रूल था कई सारे देशों में ब्रिटिश रूल था. तो जब जापानीज लोग उनको अटैक कर रहे थे तो दे कैप्चर्ड मैनी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हु वर फाइटिंग फॉर फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स और या हु वर फाइटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स. तो दीज इंडियन सोल्जर्स हु वर फाइटिंग इन साउथ ईस्ट एशिया अगेंस्ट जापानीज फॉर ब्रिटिश एंड फ्रेंच, ये सब प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिए गए बाय जापानीज आर्मी. बाद में मोहन सिंह ने ये इंडियन नेशनल आर्मी बनाई इन्हीं प्रिजनर ऑफ वॉर से, इनकी मदद से. और जापानीज़ आर्मी के साथ मिल करके प्लान था कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट पे अटैक करके इंडिया को ब्रिटेन से आज़ाद कराया जाए. और बाद में मोहन सिंह की जगह पे उसकी कमान संभाली, इंडियन नेशनल आर्मी की या आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने. गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस
के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ पढ़ा गया है। ओपनली कई सारे जगहों पे लिखा गया, या ये बात एक्सेप्टेड है कि द रिलेशनशिप बिटवीन गांधी एंड बोस सॉ मैनी टाइम्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन। तो डिफरेंस या पब्लिक डिफरेंसेस उनके ओपिनियन के बीच में काफ़ी टाइम दिखा। फॉर एग्जांपल जो मेजर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखा वो था 1939 त्रिपुरी सेशन में। देखिए 1939 से पहले जरा 1938 में चलते हैं। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस इन हरिपुरा सेशन। और सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी उस टाइम में कांग्रेस के अंदर इतनी ज़्यादा थी कि 1939 में उन्होंने प्रेसिडेंसी के लिए फिर नॉमिनेशन भरा और 1939 में त्रिपुरी सेशन में वो फिर से इलेक्ट हो गए फॉर प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन त्रिपुरी सेशन। ही वॉज अगेन री इलेक्टेड बाय डिफीटिंग महात्मा गांधी सपोर्टेड कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया। तो महात्मा गांधी सपोर्ट कर रहे थे पट्टाभी सीतारामैया को, क्योंकि महात्मा गांधी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द अग्रेसिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस भी महात्मा गांधी के जो मॉडरेट अप्रोच से थे लीडरशिप के या नेशनल मूवमेंट के, उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। तो त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस फिर से जीत गए बाय डिफीटिंग द कैंडिडेट सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी को ये बात सही नहीं लगी कि महात्मा गांधी उनसे इतने नाखुश हैं, बिकॉज ही वॉज नॉट महात्मा गांधी के जो सपोर्टेड कैंडिडेट हैं उनके हारने के बाद महात्मा गांधी के कई सारे सपोर्टर्स जो कांग्रेस एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स थे उन्होंने वहाँ से रिजाइन करना शुरू कर दिया। तो ये बात सुभाष चंद्र बोस जी को अच्छी नहीं लगी कि महात्मा गांधी के कैंडिडेट को मैंने हराया, तो उस कारण से कई सारे लोग अब रिजाइन कर रहे हैं और सुभाष चंद्र बोस जी ने खुद ही रिजाइन कर दिया फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ त्रिपुरी सेशन। और उसके बाद ये जो त्रिपुरी सेशन का जो सीट है या प्रेसिडेंटशिप है दैट वाज ऑफर्ड टू जवाहरलाल नेहरू। इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी दुनिया के अलग अलग जगहों पे गए। फिर वो साउथ ईस्ट एशिया पहुँचे, वहाँ से उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसी दौरान इंडिया में 1942 में शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के साथ कई सारे और भी जो बड़े लीडर्स हैं उनको जेल हो गई। तो महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी को डिटेन किया गया था एट आगा खान पैलेस इन पुणे आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट। और यहीं पे वाइल सर्विंग अ प्रिजन टाइम कस्तूरबा गांधी जी की डेथ हो गई। सी पास्ट अवे ऑन 22 फरवरी 1944। और ये बात सब जानते थे कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। फिर भी जब यहाँ पे कस्तूरबा गांधी जी की डेथ हुई तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने उसके लगभग 2 महीने बाद 22 फरवरी 1944 को डेथ हुई कस्तूरबा गांधी की। आज़ाद हिंद रेडियो के जिसको लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, उसके रेडियो के माध्यम से 4 जून 1944 को यानी कि लगभग 2 से 3 महीने बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने इस रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी के लिए कंडोलेंस मैसेज भेजा। आफ्टर डेथ ऑफ कस्तूरबा गांधी ही न्यू कि महात्मा गांधी थोड़े से दुखी होंगे, निराश होंगे, अपसेंट होंगे, तो उनके लिए कंडोलेंस मैसेज भेजा सुभाष चंद्र बोस जी ने, ओपन मैसेज थ्रू आज़ाद हिंद रेडियो on 4th June 1944. Since he was concerned about Gandhi ji, Netaji sent this message from Rangoon on this date 4th June 1944. क्या कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉर महात्मा गांधी, वो जरा देखते हैं। नेताजी ने कहा कि nobody would be more happy than ourselves if by any chance our countrymen at home should succeed in liberating themselves through their own efforts or by any chance British government accepts your Quit India resolution and gives effect to it। तो सरल भाषा में कह रहे हैं कि नेताजी ने कहा कि हम ज़्यादा खुश होंगे अगर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाए और इससे देश आज़ाद हो जाए। वी विल बी मोर हैप्पी बाय दिस। लेकिन हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ऐसा होने वाला है नहीं। वी आर हाउएवर प्रोसीडिंग ऑन द एजम्पशन दैट नाइदर ऑफ द अबव इज़ पॉसिबल एंड द स्ट्रगल इज़ इनएविटेबल। ये नहीं होगा, ब्रिटिशर्स आपके क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण देश को आज़ाद नहीं करेंगे। हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ संघर्ष करना ही होगा और इसके लिए मैं आज़ाद हिंद फौज को लीड कर रहा हूँ फ्रॉम द ईस्टर्न फ्रंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन इंडिया। और फिर उन्होंने कहा
फादर ऑफ आवर नेशन, इन दिस होली वॉर ऑफ इंडियाज लिबरेशन वी आस्क फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लोगों को लगता है कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में काफ़ी डिफरेंस रहा होगा, बट सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए वो देखिए, फादर ऑफ आवर नेशन। उन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को बापू, देश के बापू के नाम से बुलाया, फादर ऑफ आवर नेशन। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डिस्पाइट देयर डिफरेंस इन अप्रोच बोथ रिस्पेक्टेड ईच अदर, और सुभाष चंद्र बोस जी ने ही ये नाम दिया फादर ऑफ आवर नेशन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये 2 सवाल मैंने आपको दे रखे हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स समिट ऑफ 2023। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पॉइंट ऑफ व्यू। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या, वो जरा देखते हैं। देखिए, स्विट्जरलैंड के डावोस सिटी में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक स्विस बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है दैट इज बेस्ड हियर इन कोलोन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। देखिए, इट इज़ बेस्ड इन दिस जेनेवा, स्विट्जरलैंड, लेकिन इसकी एक एनुअल मीटिंग हर साल डावोस में होती है। तो इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है, लेकिन इसकी मीटिंग हर साल डावोस, स्विट्जरलैंड में होती है। और ये एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको फाउंड किया था क्लॉस श्वाब ने। ये नाम याद रखिएगा, यूपीएससी ने इस पर सवाल पूछे हैं प्रीलिम्स में, थोड़ा पहले पूछा था 2009 में, लेकिन पूछा था कि हु इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आंसर इज क्लॉस श्वाब। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या पर्पस है? देखिए, हर साल ये एक फोरम एक मीटिंग कंडक्ट कराती है जहां दुनिया के अलग अलग फील्ड के लीडर्स को इनवाइट किया जाता है, चाहे वो पॉलिटिक्स फील्ड के हों, इंटेलेक्चुअल हों, जर्नलिस्ट हों, स्पोर्ट्स पर्सन हों, इंटरटेनमेंट फील्ड से उनको इनवाइट किया जाता है। और जो भी प्रेसिंग चैलेंजेस दुनिया फेस कर रही है, जो भी अक्यूट चैलेंजेस दुनिया फेस कर रही है, चाहे क्लाइमेट चेंज का हो, ग्लोबल वार्मिंग का हो, ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो, चाहे रेडिएशंस का हो, सारी प्रॉब्लम्स पे यहाँ डिस्कशन होता है ओपन तरीके से। चाहे वर्ल्ड इनस्टेबिलिटी की बात हो, हर मुद्दों पे, हंगर पे बात हो, डिजास्टर पे बातें हो, सब पे यहाँ चर्चा होती है। लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पाथ ऑफ लाइफ आर इन्वाइटेड, लाइक पॉलिटिक्स, इंटेलेक्चुअल्स एंड जर्नलिस्ट। यहाँ चर्चा होती है एंड यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इन सारे जो चैलेंजेस हैं जो वर्ल्ड कंट्रीज़ या वर्ल्ड के लोग कलेक्टिव तरीके से फेस कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की जाती है। तो ये होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस डावोस मीट में, जो हर साल होता है। 1971 से शुरू किया गया, तो 2023 वाला जो समिट है, जो इस साल कराया गया है, हाल फिलहाल में कंक्लूड हुआ है। दिस वाज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स 53rd समिट। थीम याद रखिएगा, पीटी में सीधा सीधा पूछ सकता है कि 53rd वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट जो हाल फिलहाल में हुआ है, उसका थीम क्या था? थीम था कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। तो ये जो की पॉइंट्स जो हाल फिलहाल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट हुई है, उसके की पॉइंट्स जरा देखते हैं। सबसे पहले, अ कोलिशन ऑफ ट्रेड मिनिस्टर्स ऑन क्लाइमेट हैज़ बीन कंडक्टेड। तो 50 देशों के लगभग ट्रेड मिनिस्टर्स की एक ग्रुपिंग बनाई गई है ताकि फ्यूचर में इन देशों के बीच में ट्रेड को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया जा सके। चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक, ये एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि ये रिपोर्ट कहाँ पब्लिश की गई, आंसर वुड बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के कम से कम 2/3 कंट्रीज आने वाले वक्त में इकोनॉमिक स्लोडाउन या ग्लोबल रिसेशन फेस करने वाले हैं। गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, GAEA, एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसमें फिलियंथ्रोपिक कैपिटल का इस्तेमाल किया जाएगा क्लाइमेट क्राइसिस से निपटने के लिए। फिलियंथ्रोपिक कैपिटल मतलब जो दुनिया के अमीर लोग हैं उनको इनकरेज किया जाएगा कि वो वॉलंटरी तरीके से फंड कंट्रीब्यूट करें, फिलियंथ्रोपिक तरीके से फंड कंट्रीब्यूट करें, ताकि दुनिया जो क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस से जूझ रही है उसको टैकल किया जा सके, एड्रेस किया जा सके। तो ये नाम याद रखना होगा, GAEA, पीटी पर्सपेक्टिव से सीधा सीधा पूछ लेगा। गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है? करेक्ट आंसर वुड बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उसके अलावा ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अपना खुद का मेटावर्स प्लेटफॉर्म है। मेटावर्स प्लेटफॉर्म आप समझते ही, एक काफ़ी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट क्रिएटेड
एक डिजिटल दुनिया विच विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। मेटावर्स में पहले करा चुका हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो एक ऐसी दुनिया जिसमें आपको लगेगा कि एक वर्चुअल दुनिया, बट जब आप वहाँ जाएंगे थ्रू हेल्प ऑफ दिस ऑगमेंटेड रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यू विल फील लाइक यू आर इन दैट वर्ल्ड इन रियलिटी। तो ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज नाम का एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इसमें कैसा होगा कि जो डावोस सिटी है उसका 3D प्रेजेंटेशन ऐसा रियल तरीके से बनाया जाएगा कि वर्ल्ड लीडर्स जब वहाँ पे इंटर करेंगे वर्चुअल फॉर्मेट में, तो उनको लगेगा कि दे आर देयर इन द रियल सेंस एंड दे आर मीटिंग विथ ईच अदर इन द रियल सेंस। सो इस तरीके से जो ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज है, जो मेटावर्स प्लेटफॉर्म है, जो डावोस सिटी को डिजिटल वर्ल्ड में रेप्लिकेट करेगा, जहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स एक बार साल में मिल सकते हैं इवन विदाउट फिजिकली ट्रैवलिंग। तो इस तरीके से इट विल लीड टू मोर एफिशिएंट कोलैबोरेशन बिटवीन वर्ल्ड लीडर्स। इंडिया के पार्टिसिपेशन की अगर बात की जाए, देखिए इस बार जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट हुई है, दैट वाज द 36th ईयर सिंस इंडिया हैज़ बिन पार्टिसिपेटिंग इन द फोरम। तो इंडिया में स्टार्टिंग से तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन पिछले 36 ईयर से इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस मीटिंग में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस मीटिंग के साइडलाइंस में इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, इंडिया एट 100, यानी कि 2047 तक, जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब तक इंडिया की इकॉनमी जो है वो $26 ट्रिलियन की हो जाएगी, $26 ट्रिलियन की। अभी हम कहीं पे $3 ट्रिलियन के आसपास हैं। 2047 तक, 2047 तक हम लगभग 27 या $26 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, मतलब 8 से 9 गुना बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। दिस रिपोर्ट इंडिया एट 100 रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ $26 ट्रिलियन इकोनॉमी वॉज प्रेजेंटेड बाय इंडिया ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले 25 सालों में इंडिया इज गोइंग टू बी amongst few countries of the world which will have high growth rate amongst the major economy of the world। तो इंडिया का ग्रोथ रेट आने वाले 25 सालों में हाई रहने वाला है, गिवन द ह्यूज पॉपुलेशन एंड यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आने वाले 25 सालों में इंडिया इज गोइंग टू रीप बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इट्स यंग डेमोग्राफी, और इसके साथ ही हम लोग लगभग 9 गुना बड़ी इकॉनमी हो जाएंगे बाय 2047 एंड वी विल टर्न out to be $26 ट्रिलियन economy। Some of the major reports that are published by World Economic Forum, वो याद रखना होगा आपको पीटी परस्पेक्टिव से, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट। ये ग्लोबल आईटी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है अलॉन्ग विथ INSEAD एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट मग इट अप। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखे हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सोरायदेव मोइदाम्स फॉर हेरिटेज साइट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस आर्टिकल को समझने के लिए थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में समझ लेते हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका हेड क्वार्टर है एट वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इन पेरिस एंड इट वॉज क्रिएटेड इन 1945। इसका मेन पर्पस ये है, नाम से ही जैसा आपको पता चल रहा है, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो दुनिया भर में वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करे एंड दैट इज़ हाउ इट वर्क्स इन 5 फील्ड्स: एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल और ह्यूमन साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड ऑल। वन ऑफ द मेन रोल ऑफ यूनेस्को इज टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो आप सुनते हैं ना कि इस जगह को ये हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला, ऐसा हेरिटेज टैग मिला, तो वो हेरिटेज स्टेटस देने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनेस्को ही है। हेरिटेज हमारे धरोहर, हमारी जो संपत्ति है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जो हम अक्वायर करते हैं, हमारी धरोहर। तो कौन से ऐसे धरोहर हैं जो पूरे ह्यूमैनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो डिसाइड करता है यूनेस्को। तो यूनेस्को की 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से यूनेस्को हैज़ द पावर टू गिव रिकॉग्निशन टू द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट एंड यूनेस्को 2003 कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग द इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। देखिए, हेरिटेज मतलब धरोहर, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को मिला है ह्यूमैनिटी में। तो हेरिटेजेस जो हैं उनको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करने
की बात की गई है, इसकी कन्वेंशन साइन की गई यूनेस्को 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में, और इंटेंजिबल को प्रोटेक्शन के लिए कन्वेंशन साइन किया गया 2003 में। टेंजिबल हेरिटेजेस वो हैं जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो सेंस कर सकते हैं बेसिकली थ्रू आवर 5 सेंसरी ऑर्गन, जैसे कि ताजमहल हो गया, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। तो टेंजिबल हेरिटेज साइट्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कल्चरल एंड नेचुरल। लेकिन कुछ टेंजिबल हेरिटेज साइट्स ऐसे हैं जो जिनमें कल्चरल एस्पेक्ट भी है, नेचुरल एस्पेक्ट भी है। जैसे कि इंडिया के अंदर तो ऐसा बस एक ही साइट है जिसको नाम दिया गया मिक्स्ड हेरिटेज साइट, विच इज़ कंचनजंगा नेशनल पार्क। लेकिन बात की जाए इंटेंजिबल हेरिटेजेस की, तो इंटेंजिबल हेरिटेजेस आर दोज दैट कैन नॉट बी सेंस्ड, टच्ड, बट दे कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। फॉर एग्जाम्पल, कोई फोक म्यूजिक हो, कोई डांस हो, कोई परफॉर्मिंग आर्ट हो, तो दे आर नोन एज इंटेंजिबल थिंग्स टू बी एक्सपीरियंस्ड या इंटेंजिबल हेरिटेजेस। अभी करंट न्यूज़ देखते हैं। देखिए, तो किसी भी टेंजिबल या इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में अगर कोई भी नई एंट्री करानी है तो उसका प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि जिस देश में भी वो इंटिटीज़ हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, जिस देश से वो बिलोंग करते हैं उस देश की सरकार की तरफ से एक रिक्वेस्ट आना चाहिए, और फिर यूनेस्को की कमिटी उस पर फैसला करती है कि उस पर्टिकुलर एंटिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया जाए या नहीं किया जाए। तो असम के लिए एक बड़ी खबर है, भारत सरकार ने तो हमारे असम की जो सोराइदेव मोइदम हैं ऑफ अहोम किंगडम, सोराइदेव मोइदम ऑफ अहोम किंगडम को भारत की तरफ से रिक्वेस्ट किया है कि इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर लिया जाए। इनको अभी तक ऐड नहीं किया गया है, लेकिन यूनेस्को की कमिटी को भारत सरकार ने रिक्वेस्ट किया है, प्रपोजल भेजा है कि सोराइदेव मोइदम्स को जो अहोम किंगडम को बिलोंग करते हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड कर लिया जाए। तो व्हाट आर सोराइदेव मोइदम्स, इनके बारे में ज़रा समझते हैं। दे हैव नाउ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर APSC मेंस एंड प्रीलिम्स एग्जाम। सो दे आर नोन एज पिरामिड्स ऑफ असम एंड दे आर ओरिजिनल कैपिटल ऑफ अहोम किंग्स। इनको देखिए, अहोम के तो किंगडम्स काफ़ी बार रिलोकेट हुए, दे हैव मूव्ड देयर कैपिटल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट मेनी टाइम्स, बट one of the earliest is this Soraidev, and that is how it remains symbolic center of Ahom kingdom. It was built by Sukafa, who is founder of Ahom dynasty in 1229. Location देखा जाए तो Soraidev Moidams are located at the foothills of Nagaland, which is at about 30 km distance from Sivsagar town of Assam. Why the Soraidev Moidams are known as pyramids of Assam? क्योंकि दे कंटेन सैक्रेड बैरियल ग्राउंड्स ऑफ आसाम किंग्स एंड क्वींस। माना जाता है या कम से कम 42 टूम्स या मोइदाम्स हैं ऑफ अहोम किंग्स एंड क्वींस आर प्रेजेंट एट सोराइदेव हिल्स। आर्किटेक्चर की बात की जाए तो दे कंटेन अ मैसिव अंडरग्राउंड वॉल्ट, इस तरह का वॉल्ट है, मैसिव वॉल्ट विथ मैनी चेम्बर्स विथ डोमिकल सुपरस्ट्रक्चर। इट अपीयर्स अ हेमी स्फेरिकल माउंड, ऊपर से देख करके एक हेमी स्फेरिकल आधा अंडाकार माउंड जैसा दिखता है। सोराइदेव मोइदम्स, दे आर नोन एज पिरामिड्स ऑफ असम। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हाइब्रिड इम्यूनिटी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, लैंसेट जो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी रिनाउंड मेडिकल रिपोर्ट पब्लिश करने वाली एजेंसी मानी जाती है, तो मेडिकल फील्ड में लैंसेट का काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड पोजीशन है। उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसमें उन्होंने बताया है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी विल प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19। तो हाइब्रिड इम्यूनिटी होता क्या है? हाइब्रिड इम्यूनिटी होता है कि पहले आपने वैक्सीन करा लिया, कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन ले लिया, और फिर आपको नेचुरल तरीके से भी कोविड का इन्फेक्शन हो गया। ये जब दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं कुछ दिनों बाद, जैसे पहले आपने वैक्सीन ले लिया और आपके अंदर इम्यूनिटी आ गई वैक्सीन के कारण, कुछ दिनों बाद आपके ऊपर कोविड वायरस का नेचुरल अटैक भी हो जाए और नेचुरल तरीके से भी आप बीमार पड़ें और फिर उसके खिलाफ आप इम्यूनिटी डेवलप कर लें, सो इसको कहा जाएगा हाइब्रिड इम्यूनिटी। और हाइब्रिड इम्यूनिटी जो होता है, इट प्रोवाइड्स हायर प्रोटेक्शन, हायर मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन एज कंपेयर टू एनी ऑफ द इम्यूनिटी अलोन
वैक्सीन से मिलने वाला इम्यूनिटी या वायरस से मिलने वाला इम्यूनिटी, दोनों से बेहतर होता है नेचुरल इन्फेक्शन. गेटिंग नेचुरल इन्फेक्शन इज बेस्ट आफ्टर वैक्सीनेशन, दैट ब्रिंग्स हाइब्रिड इम्यूनिटी, दैट इज बेस्ट प्रोटेक्शन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, विमेन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी शुड बी गिवन इक्वल कमांड एंड कॉम्बैट रोल. दिस इज रॉन्ग. सुप्रीम कोर्ट ने कमांड रोल की बात तो कही है, कॉम्बैट रोल पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है. नन ऑफ द 3 इंडियन आर्म फोर्सेस like Indian Navy, Army and Air Force induct women in combat role. This is wrong. Indian Air Force inducts women in combat role. So the correct answer is option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.